होता है इज़ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि यानी कि हमें जीने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, भूमि चाहिए एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वो है चौथा, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड कलर अच्छा लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछा द टर्म इन्वायरमेंट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से दो क्वेश्चन बना सकते हैं। एक तो पहला आपका जो वर्ड है वो है इन्वायरमेंट, और इसको डिराइव्ड किया गया है फ्रेंच वर्ड से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको फ्रेंच वर्ड से इसको लिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो टर्म इन्वायरमेंट है उसको फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, लेकिन फ्रेंच में इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं एनविरोन कहते हैं। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। बाकी इसमें ओइकोस, जियो और एक्वा दिया है जो कि आपके गलत ऑप्शन है। इसमें आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड है, और दोस्तों आपको पॉल्यूशन के बारे में सब कुछ पता ही होगा। आपका एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और भी ढेर सारे पॉल्यूशन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर मैनेजमेंट फॉर एयर पॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन कम करना है तो आप इसमें से कौन से स्टेप्स लेंगे? तो इसमें दिया हुआ रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट होती है वो टाइम टू टाइम न्यू रूल्स बनाती रहती है, उसी को हम कहते हैं रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। अभी आपको पता होगा जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं उसमें आपका BS6 स्टैंडर्ड आ चुका है। इसके पहले BS4 था, BS3 था। तो इसके अलावा दोस्तों इसमें दिया है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, इस समय मेट्रो सिटी के अंदर मेट्रो बन रही है, तो ये सब आपका ट्रांसपोर्ट प्लानिंग है। और यूजिंग CNG एज ए फ्यूल, यानी कि CNG का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपका CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप इसको याद रखेंगे, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो और इसमें दिया है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑल ऑफ दीज वाला है। तो चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे स्लाइड में अगली क्वेश्चन आ चुकी है। इसमें दिया है डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन दी हाइड्रोस्फीयर कॉज। अब दोस्तों आपको यहाँ से एक लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है गोला, और यहाँ पे लिखा है हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। आपको पता होगा हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो इसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन दी हाइड्रोस्फीयर कॉज। तो दोस्तों अगर हम हाइड्रोस्फीयर पे कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करते हैं तो उससे कौन सा पॉल्यूशन हो सकता है, इसमें ये पूछा है। तो इसमें दिया है एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन। तो दोस्तों अगर हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते हैं हाइड्रोस्फीयर पे तो इससे हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। तो हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि इसमें जो वर्ड दिया गया है इन्वायरमेंट उसको कहाँ से डिराइव्ड किया गया है या फिर उसको किस लैंग्वेज से डिराइव्ड किया गया है। तो दोस्तों मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर शायद 2 पे था। तो जो आपका एनवायरमेंट वर्ड है उसको फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव्ड किया गया है, यानी कि लिया गया है। तो इसमें आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। बाकी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इंग्लिश, स्पेनिश और चाइनीज लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। तो चलिए हमारे सामने अगली स्लाइड आ चुकी है। इसमें लिखा हुआ है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी कि दोस्तों आपको इसमें बताने कि कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर, तो जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्रेशर होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर होता है और ऑल ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन दिया है। तो इसका मतलब हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, ह्यूमिडिटी, और इसमें दिया ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता और टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। तो ये सभी क्लाइमेटिक फैक्टर है जो हमारे मौसम को प्रभावित करते हैं, यानी कि क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो ये सभी क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। तो इसमें पूछा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 मई, 5 जून, 18 जुलाई और 16 अगस्त। दोस्तों आपको पता होगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। और अभी आपका जून महीना चल रहा है और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया है।
तो चलिए दोस्तों हम अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगली स्लाइड आ चुकी है और इस पे लिखा हुआ है द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो खेती की जा रही है उसी को हम मॉडर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चर होने से क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके बारे में इसमें ऑप्शन दिया है। इसमें दिया है वाटर पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर लॉगिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इस समय एग्रीकल्चर इस समय किया जा रहा है उसमें ढेर सारे कीटनाशक और ढेर सारे केमिकल उसमें आपके खेतों में डाले जाते हैं जिससे कि वाटर पॉल्यूशन होता है। इसका मतलब हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है सॉइल डिग्रेडेशन। तो दोस्तों आपको आपको पता होगा ग्रेड का मतलब होता है श्रेणी, और इसमें लिखा है डी ग्रेड, यानी कि आपका ग्रेड कम हो जाता है इसमें होता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपकी फार्मिंग हो रही है, जिस भी आपके खेत में फार्मिंग हो रही है, उसकी मिट्टी की क्वालिटी डे बाय डे खराब होती जा रही है, यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन होता जा रहा है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। इसके अलावा वाटर लॉगिंग भी खेतों में हो जाता है और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका चौथा वाला है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मॉडर्न एग्रीकल्चर की वजह से वाटर पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर लॉगिंग ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट यानी कि गलत प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है। इसमें पूछा है सॉयल इरोजन रिमूव सरफेस सॉयल विच कंटेन ऑर्गेनिक मैटर प्लांट न्यूट्रिएंट बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है सॉयल इरोजन को हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन बोलते हैं। इसको मृदा अपरदन आप एक तरह मान सकते हैं कि ये आपका खेत हो गया, भूमि हो गई, और इसके ऊपर जो मिट्टी होती है, इसके ऊपर आप समझिए ये आपकी मिट्टी हो गई सब। तो अगर ये मिट्टी वहाँ से हट जाती है तो उसी को हम बोलते हैं सॉयल इरोजन बोलते हैं। आप ये समझिए ये सब मिट्टी है जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें हट जाती हैं, ऊपर का लेयर अगर आपका हट जाता है तो उसी को हम बोलते हैं सॉयल इरोजन बोलते हैं। तो इसमें लिखा है सॉयल इरोजन रिमूव सरफेस सॉयल विच कंटेन, यानी कि जो हमारा ये वाला लेयर है, इसमें क्या होता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है। तो हमारे सामने ये अगला सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें लिखा है व्हाट वुड यू डू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा है कि आप इन्वायरमेंटल डैमेज रोकने के लिए क्या करेंगे। तो दोस्तों इसमें लिखा है प्लांट ट्री, यानी कि आप पेड़ पौधे लगाएंगे, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। इसके अलावा स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, यानी कि दोस्तों आप जंगलों को काटना रोकेंगे। इसके अलावा इसमें दिया है कंट्रोल पॉल्यूशन, प्रदूषण को कम करेंगे, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका चौथा वाला ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIS। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIS क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इज द स्टडी ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, और इसका सेकंड ऑप्शन दिया है इज द स्टडी ऑफ बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्वायरमेंट दैट मे रिजल्ट फ्रॉम ए ह्यूमन एक्शन बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका बनता है, जैसे जैसे आपका कहीं रेलवे लाइन बन रही है, या फिर कहीं पर डैम बनाया जा रहा है, या फिर कहीं पर माइनिंग की आपकी, या फिर कहीं आपका माइनिंग होने वाला है, तो उसके पहले एक सर्वे कराया जाता है। तो दोस्तों उस सर्वे में ये पता किया जाता है कि जो भी वहाँ पर प्रोजेक्ट बनने वाला है उससे वहाँ के क्लाइमेट पे और वहाँ के एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो दोस्तों उसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि इसमें से सबसे अच्छी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर कौन सी है। तो इसमें लिखा हुआ है यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, यूजिंग इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें से जो सबसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, ए हर्बीवोर इज ऑल्सो नोन एज।
तो इसमें दिया है प्रोड्यूसर, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। तो यहाँ पर लिखा है हर्बीवोर का मतलब होता है शाकाहारी, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो पेड़ पौधों को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर कहते हैं। तो ये फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, वो है ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या है। तो इसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल। तो दोस्तों आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो इसका तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए फूड वेब, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन नेचर या फिर इकोसिस्टम। तो इसमें दिया है ग्रीन प्लांट्स, सन, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड एनिमल्स। तो दोस्तों प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है सन, क्योंकि सन से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, द एंड ऑफ एनी फूड चेन इज। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिकम्पोजर। बाकी इसमें प्रीडेटर दिया हुआ है, कंज्यूमर दिया हुआ है, ह्यूमन दिया हुआ है। तो दोस्तों जिन भी बच्चों ने इकोलॉजी पढ़ा होगा उनको ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल ईजी लगते हैं, क्योंकि ये सभी इकोलॉजी में ही आपका फूड चेन, फूड वेब, इसके अलावा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ये सब चीज़ें वहाँ पर दी गई हुई। और ये सब जो स्टूडेंट हैं उसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें पूछा है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। तो इसका सही आंसर क्या है, इसमें दिया है बाई डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो आपका एनर्जी फ्लो होता है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है अपराइट, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम ऑलवेज अपराइट होता है, कुछ इस तरह का आपको दिखता है। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो इसमें पूछा है कि इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन कौन सा है। तो दोस्तों जो भी लाइकेन होते हैं वो एक गुड इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन के। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो इसमें दिया है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन ग्रीन हाउस टू कंजर्व हीट। सेकेंड दिया है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी बाय अर्थ अपर सरफेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब, यानी कि ओजोन लेयर जो है वो किन किरणों को अवशोषित करती है। तो इसमें दिया हुआ है जी रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेज एंड यूवी रेज। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ओजोन लेयर जो होती है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें दिया है मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन वन फॉरेस्ट, मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन मेनी फॉरेस्ट, मेनी पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज इन वन फॉरेस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका पहला, मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन वन फॉरेस्ट। तो आप इसको याद रखेंगे, यानी कि किसी एक जगह में सबसे सबसे ज़्यादा यानी कि अधिक प्रकार के फ्लोरा का मतलब दोस्तों क्या होता है, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फौना का मतलब होता है जीव जंतु। तो जहाँ पर किसी एक जगह पे सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जीव और जंतु पाए जाते हैं जिनकी प्रजाति सबसे ज़्यादा होती है, तो उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। इसमें पूछा है द इन्वायरमेंट इंक्लूड। तो इसमें दिया है अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो है अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, यानी कि अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर मिलकर ही इन्वायरमेंट बनता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है। तो दोस्तों इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए दोस्तों अगला इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, यानी कि
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मुखिया या फिर चीफ कौन होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और गवर्नर ऑफ स्टेट। तो दोस्तों आप यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है। तो दोस्तों एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चीफ होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगली क्वेश्चन आ चुकी है। तो इसमें लिखा है ए डिजीज दैट बिकम अनयूजुअली वाइड स्प्रेड एंड इवन ग्लोबल इन इट्स रीच इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको हम पैंडेमिक कहते हैं। और अभी आपको पता होगा कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक फैला हुआ है, तो इससे भी हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला अगला क्वेश्चन आ चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज लोकेटेड एट, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया के अंदर कहाँ स्थित है ये पूछा है। तो वो न्यू दिल्ली में स्थित है। बाकी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पुणे, मुंबई, कलकत्ता, जो कि गलत है। और इसमें आपका न्यू दिल्ली वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही विकल्प है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि द वर्ड सुनामी हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम, यानी कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और तो दोस्तों जो आपके सुनामी शब्द है ये आपका जापानीज वर्ड है। तो ये आपका जापानीज से ये शब्द निकला है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नेचुरल यानी कि प्राकृतिक डिजास्टर नहीं है। तो दोस्तों इसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। बाकी इसमें डिफॉरेस्टेशन, इसके अलावा फॉरेस्ट फायर और लाइटनिंग ये सब नेचुरल डिजास्टर हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है टोर्नाडो आर कॉमन इन, यानी कि टोर्नाडो तूफान जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं। तो दोस्तों वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए में आते हैं। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये स्लाइड यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसी मेरी उम्मीद है। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।